चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए एज अ नेशन, फिर से डेवलप करने में इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे, क्योंकि फ्रीडम के साथ साथ इंडिया में पार्टीशन भी हुआ था जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई, वायलेंस हुई। और अब जो मेन गोल था उनका वो यही था कि अब इंडिया को एज अ यूनिफाइड नेशन बिल्ड करना है। तो चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। 14-15 अगस्त की मिडनाइट को, जैसे सबको पता है कि हमको इंडिपेंडेंस मिली। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने उस टाइम पे फ्री इंडिया के। उसी रात को जवाहरलाल नेहरू ने एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल सेशन बुलाया जिसमें सारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उन्होंने वहाँ पे स्पीच दी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। दिस स्पीच वॉज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज रिपीटेडली क्वेश्चन आया है कि कौन सी स्पीच थी जो जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे दी थी। दैट वॉज ट्रस्ट विद डेस्टिनी। अब ये एक ऐसा मूवमेंट था, इंडिपेंडेंस एक ऐसा मूवमेंट था जिसके लिए इंडियंस ने बहुत ज़्यादा वेट करी, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत साल तक यहाँ राज करके गए हैं। बहुत ज़्यादा नेशनल मूवमेंट्स हुई, बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए, पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी वॉइसेस रेस करी। तो इंडिया के लिए ये एक ऐसा मूवमेंट था जो वो बहुत टाइम से डिज़ायर कर रहे थे, बहुत टाइम से चाहते थे कि वो फ्री हो। अब इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे दो गोल्स थे जिस पे सारे लीडर्स ने एग्री करा कि हाँ, आने वाले टाइम में इंडिया में ये दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए। सो द फर्स्ट वॉज that the country like India shall run through the democratic government। अब ब्रिटिशर्स के टाइम में लोगों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। ब्रिटिशर्स जो थे इंडियन पीपल के बिहाफ पे खुद डिसीजन लेते थे। तो अब जो मेन था इंडिया का एम्फेसिस वो ये था कि एक ऐसी गवर्नमेंट डेवलप हो जो कि इंडिया के लोगों के लिए बने और इंडिया के लोगों की उसमें इम्पोर्टेंस हो। इंडियंस को इसके अंदर बहुत सारे राइट्स दिए गए, इंडियंस को वोटिंग राइट्स दिए गए, इंडियंस को फ्रीडम दी गई ताकि वो वोट कर सके और चूज़ कर सके अपने सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। सो मेन पहला था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू इंडिया को रन करना है। दूसरा था कि खाली अमीर लोगों के लिए ही अच्छा नहीं करना है, बल्कि जो पुअर और डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके लिए भी डेवलपमेंट करनी है, उनको भी आगे लेके आना है, सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। एंड नाउ दैट द कंट्री वॉज इंडिपेंडेंस, द टाइम हैड टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। अब जो जो उसने प्रॉमिस किए थे कि हाँ ये चीज़ें हम लोग करेंगे, वो अब करने का टाइम आ गया था। अब ये ईजी नहीं था। क्यों ईजी नहीं था? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स बहुत सारे चाहे रूल कर रहे थे बहुत सारी कंट्रीज़ को, बट इंडिया के लिए क्यों सर्कमस्टांसेस डिफ़िकल्ट थे? क्योंकि इंडिया फ्री तो हुई बट साथ साथ इंडिया डिवाइड भी हुई। तो फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। द ईयर 1947 जो था वो खाली फ्रीडम के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि वॉज द ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। इतनी ज़्यादा स्केल पे वायलेंस हुई, इतनी ज़्यादा स्केल पे जो लोग थे वो डिस्प्लेस हुए, मास किलिंग्स हुई, जिस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी पार्टीशन फ्रीडम के साथ। अब डिस्प्लेसमेंट में मेनली क्या था कि जो पाकिस्तान का न्यू एरिया बनाया गया, वहाँ से हिंदूज़ और सिख और बाकी रिलीजन के लोगों को इंडिया के एरियाज़ में आना था, और इंडिया के जो सेक्शन में रह रहे थे मुस्लिम्स, उनको पाकिस्तान के एरिया में रहना था, जाना था। अब तो एकदम से इतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई जिसकी वजह से ट्रॉमा हुआ। So it was the situation that independent India started on its journey to achieve several objectives। इस सिचुएशन में ही इंडिया ने एक जर्नी स्टार्ट करी जिसके साथ उन्होंने जो जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे अब उनको अचीव करना था। सो ये द टर्मोइल दैट अकम्पनीड इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो भी टर्मोइल हुई, जो भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस सिचुएशन हुई इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है, बट उसकी वजह से हमारे लीडर्स ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी अपनी साइट जो उन्होंने सोचा था इंडिया के लिए कि हाँ ये हम लोग पूरा करेंगे, वो उन्होंने लूज़ नहीं करी। मल्टीपल चैलेंजेस आए बट इंडिया जो था
बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो द 3 चैलेंजेस, सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 चैलेंजेस रिपीटेडली क्वेश्चन आया है इसके बारे में। सो ब्रॉडली 3 ऐसे चैलेंजेस थे जो मेनली इंडिपेंडेंट इंडिया ने फेस करे थे। ब्रॉडली द इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चैलेंज था वो ये था कि इंडिया को ऐसे नेशन में शेप करना है जो कि यूनाइटेड हो। यूनाइटेड पे मेन एम्फेसिस क्यों दिया गया है? क्योंकि पार्टीशन जो हुआ है उसने लोगों को अलग कर दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पार्टीशन वॉज हैपन एट द टाइम, सो द मेन एम्फेसिस वॉज गिवन टू यूनिटी। येट अकोमोडेटेड ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। ठीक है, डाइवर्सिटी थी हमारी सोसाइटी में उस टाइम पे। लोग जो हैं वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे, अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस थी लोगों की, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। बट एट द एंड इंडिया के सामने ये चैलेंज था कि लोगों को एक करना है, लोगों को यूनिफाई करना है। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऐसी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारा ऐसे बिलीव था लोगों के अंदर कि इंडिया, जिस लेवल की डाइवर्सिटी इंडिया में है और जितना इंडिया का साइज़ है, इतना बड़ा है कॉन्टिनेंट, तो इंडिया जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी एज अ नेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम तक ये सब कुछ नहीं चल पाएगा। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरी वंस वर्स्ट फियर। मतलब पार्टीशन की वजह से तो लोगों में पहले ही ये बिलीव था कि नहीं इंडिया सरवाइव कर पाएगी डाइवर्सिटी की वजह से, और पार्टीशन ने ये फियर प्रूव भी कर दिया। ठीक है, पार्टीशन जो हुआ वो रिलीजन के बेसिस पे हुआ, तो ये सब कुछ फियर जो था वो प्रूव भी कर दिया। देयर वर सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस थी कि इंडिया का आने वाले टाइम में क्या होगा। वुड इंडिया सर्वाइव एज अ यूनिफाइड कंट्री? क्या इंडिया सर्वाइव कर पाएगी? Would it would be so by emphasizing national unity at the cost of every other objective? क्या नेशनल यूनिटी पे फोकस करने के लिए इंडिया के लीडर्स बाकी ऑब्जेक्टिव्स को नज़रअंदाज कर देंगे? Would it mean rejecting all regional and सब रीजनल आइडेंटिटीज़? मतलब क्या एज एन इंडियन सिटीज़न, ठीक है, यूनिटी कर भी लें लोग, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो अपनी रीजनल की पहचान है, जो उनकी सब नेशनल आइडेंटिटी है, क्या वो उस चीज़ को रिजेक्ट करना है इसका मतलब? एंड देयर वॉज द अर्जेंट क्वेश्चन, हाउ वॉज इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरीज? क्योंकि उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थी, डिवीज़न हुई थी, लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थे, बहुत ज़्यादा डिसहार्मनी थी। तो कैसे इंटीग्रेशन होगा और कैसे नेशन यूनाइट होगा फिर से? ये था फर्स्ट चैलेंज। सो सेकंड चैलेंज वाज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। सेकंड जो चैलेंज था कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी है जो लोगों के लिए काम करे, लोग वोट कर पाएँ, लोगों के पास राइट्स हों, और जिसमें सबसे पहला काम क्या करा गया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, हर एक सिटीज़न के पास उसमें वोटिंग राइट था। इंडिया एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक means of government. Now Indian people have the right to elect their own representative of their choice, and it was based on parliamentary form of government in which Prime Minister of India gave the main importance. पार्लियामेंट्री कईयों में प्रेसिडेंशियल होता है, कईयों हमारी जो है वो पार्लियामेंट्री है, जिसमें प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जो पार्लियामेंट्री है उसमें प्राइम मिनिस्टर को इम्पॉर्टेंट माना जाता है. सो दीज फीचर इंश्योर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. अब ये जो फीचर्स बताए गए हैं डेमोक्रेसी के अंदर, ये चीज़ इंश्योर करते थे कि जो भी पॉलिटिकल कंपटीशन होगा, जो भी पार्टी रूल करने के लिए आएगी, वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के हिसाब से ही इलेक्ट होगी. यानी कि लोग जो हैं वहाँ पे लोग पार्टी और रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करेंगे. लेकिन जो चैलेंज था उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे कि क्या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इनफ है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया बस, क्या वो सफिशिएंट रहेगा? सो द आंसर इज़ नो. खाली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से सफिशिएंसी नहीं आती है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं होती है, बल्कि सफिशिएंसी तब आएगी जब
वो सब प्रैक्टिस भी होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो मेन था कि प्रैक्टिसेस में वो सब चीज़ें टेक प्लेस हों जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। अब द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन। यानी खाली एक सेक्शन का ही भला मत करो, बाकी भी सोसाइटी का सोचो, एज अ होल इंडिया को लेके चलो। हेयर अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अब इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या करा, जो भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फैली हुई थी, लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन थी, लोग एक दूसरे को इक्वल ट्रीट नहीं करते थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहले प्रिंसिपल बनाया गया वो बनाया गया कि सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं। एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, क्योंकि सोशली डिसएडवांटेज जो सोसाइटी में हमेशा बैकवर्ड रहे हैं वो लोग आगे कैसे आएंगे, तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई। और जो रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ थी उनको भी स्पेशल एडवांटेज दी गई ताकि वो अपने आप को सेफ फील करें इंडिया में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट पॉलिसी में इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए जिसमें मेनली लोगों के वेलफेयर गोल सेटअप करे गए जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में अचीव होंगे। द रियल चैलेंज वॉज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज़, मतलब जो मेन चैलेंज था वो ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सबका भला हो, पूरी सोसाइटी एज अ होल डेवलप करे और गरीबी जो इतनी ज़्यादा फैली हुई है वो ख़त्म हो। अब हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस, इंडिपेंडेंट इंडिया अब कैसे इन चैलेंजेस से डील आउट करेगी। टू व्हाट एक्सटेंट डिड इंडिया सक्सीड इन अचीविंग द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स सेट आउट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जो चैलेंजेस इंडिया के सामने आए कितनी हद तक वो सब चैलेंजेस को फुलफ़िल कर पाई है, कितना अचीव कर पाई है। तो ये पूरी जो बुक है वो इसी अटेम्प्ट को बताती है और इन्हीं क्वेश्चंस पे रिस्पॉन्ड करती है। द बुक टेल अस द स्टोरी ऑफ द पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये पूरी बुक जो है वो इंडिया के बारे में है, जो कि इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व हुई है इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके आगे कैसे इवॉल्व हुई है वो सब बताती है। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें फर्स्ट चैलेंज के बारे में ही डील करा हुआ है। तो अब ये जो चैप्टर है उसमें हम यही डील आउट करेंगे कि पहले चैलेंज के साथ क्या क्या चैलेंजेस आए, इंडिपेंडेंस के बाद इमीडिएटली क्या क्या चीज़ें हुई, अब जैसे पार्टीशन क्यों हुआ, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए इंडिया के सामने। तो फर्स्ट 3 चैलेंजेस जो हैं वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स में डील आउट करेंगे। एंड फर्स्ट चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैलेंज दैट फोकसेस ऑन नेशनल यूनिटी। और यही चैप्टर हमको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि क्यों नेशनल यूनिटी का इशू जो था वो उस टाइम पे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, एक प्राइमरी चैलेंज था। वो इस वजह से ही इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो पार्टीशन हुआ उसमें इंडिया जो था वो पूरे तरीके से डिवाइडेड हो चुका था। तो अब यूनिफिकेशन वॉज अ प्राइम चैलेंज एंड इमीडिएट चैलेंज एट दैट टाइम। सो होप you like the first part and please support, like, subscribe and share. Thank you.